दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से हम जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं और ये खास बात है कि उमर अब्दुल्ला जब जब जम्मू कश्मीर से दिल्ली का रुख करते हैं तो उस पर सियासी बयानबाजियां भी होती हैं और इसके अलावा उनके इस दौरे पर काफी नजर भी रहती है। और उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर आए तो सियासी पार्टियों की तरफ से भी उस पर बयानबाजी हुई। इसके अलावा आज अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा है, दिल्ली में ये मुलाकात कैसी हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है, सियासी पार्टियां किस तरह से इस मुलाकात को देखती हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर से सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम और सरोज, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं खुर्रम आपसे ही पहले शुरुआत करूंगा। उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं, आज उनकी अमित शाह से भी मुलाकात हुई है, यानी वो मिलने के लिए पहुंचे थे। कितनी देर ये मुलाकात हुई भी या नहीं हुई, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर बातचीत करने के लिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे? हुरैरा, देखिए, तकरीबन 15-20 मिनट की ये मुलाकात थी और इस मुलाकात में उमर अब्दुल्ला का कहना है कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। जाहिर सी बात है, अभी मरकज के साथ उमर अब्दुल्ला कोई टकराव मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर देखें जो इख्तियारात और इख्तिदार की जो लड़ाई है कि किस तरीके से इख्तियारात हासिल किए जाएं, चाहे वो मुकम्मल रियासत का दर्जे की बहाली का मामला हो या फिर बिजनेस रूल्स का मामला हो, उस पर भी मुहर मरकजी हुकूमत को ही लगानी है, यानी कि एलजी के जरिए से वो लगनी है। तो कोई टकराव नहीं, तो खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने रियासत की बहाली का जो मौजू है वो वजीर दाखिला अमित शाह के सामने उन्होंने उसको उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये हो जाएगा। इसके अलावा जो अहम पहलू है वो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से जो मिलिटेंसी में इजाफा देखने में आया है कि किस तरीके से मिलिटेंट जम्मू रीजन की तरफ वो आगे बढ़े हैं, तो उसको लेकर भी भले ही अभी मीटिंग चल रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला उस मीटिंग से पहले वजीर दाखिला से मुलाकात करके निकले और उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो ये चाहते हैं कि जो वहां पर मुंतखब हुकूमत है उसको, उसके नुमाइंदों को भरोसे में लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। तो एक खिला और एक टकराव जो है वो जम्मू कश्मीर में जो दो पावर हाउस हो गए हैं, एक तरफ वजीर आला है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दोनों के बीच में जो पावर हाउस का जो टकराव है, पिछले दिनों ये देखने में आया था। कई ट्रांसफर पोस्टिंग के ऐसे मामले थे जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला को खबर नहीं थी। आज की जो सिक्योरिटी की मीटिंग है उससे भी उमर अब्दुल्ला को बाहर रखा गया है। तो इख्तियारात की का जो पहलू है वो जाहिर सी बात है कि वो मरकज से तय होना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे हालात में अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि एक तो ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात उनको मिले, दिल्ली जैसा हाल जो है वो जम्मू कश्मीर का ना हो, क्योंकि दिल्ली में भले ही रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से डिसाइड कर दिए गए, इख्तियारात बता दिए गए, लेकिन कई बातें ऐसी रही जिसको लेकर जो है सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए से कानून बनाकर उन तमाम चीजों को बदल दिया था। तो ऐसा कोई टकराव वो नहीं चाहते कि जो सूरत हाल दिल्ली में देखने में आई थी, तो मिलजुल कर काम करना है। जो वादे अवाम से किए गए हैं इलेक्शंस में उनको भी पूरा करना है और उसके लिए फंड्स की जरूरत है। तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं, वजीर दाखिला से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में राजस्थान भी, जयपुर भी जाने वाले हैं। ये तमाम चीजें रहेंगी। लेकिन अगर इस देखें उमर अब्दुल्ला की जो मजबूरी है, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके की सियासत करते रहे हैं उसमें उनको एक समन्वय बनाना, एक आपसी कोऑर्डिनेशन को तैयार करना वो काफी अहम है और उसी रास्ते पर उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं। उसी तरह के बयान आपको देखने में आएंगे, चाहे उनकी तरफ से जिस तरह से ईवीएम को लेकर जो बयान आया, खासतौर से उन्होंने जिस तरीके से ईवीएम पर जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियां निशाना लगा रही हैं, उन्होंने उसके बिलमुखालिफ सीधे तौर पर बैलेट पेपर को निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत को, सरकार को उन्होंने राहत देने की कोशिश की है। और ये जो अगर हरियाणा के चुनाव से लेकर जम्मू कश्मीर के चुनाव तक कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके अलावा अपोजिशन की हार हुई, और उसके बाद जिस तरीके से ईवीएम पर निशाना लगाया गया, बैलेट पेपर की बात की गई, और उसके बाद ये बात लगातार होती रही है, चैलेंजेस दिए जाते रहे हैं, यहाँ तक के प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह का चैलेंज दिया। ये तमाम बातें हो रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला दूसरी तरफ जो है बैलेट पेपर के लूट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि मरकज के साथ वो एक बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के
की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो जम्मू कश्मीर को हासिल हो सकता है मौजूदा सियासी माहौल के अंदर, वो सिर्फ उसी की पैरोकारी कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला एक सपोर्ट चाह रहे हैं सेंटर से, वो चाह रहे हैं कि एक तालमेल के साथ सरकार चले। और बहुत से जम्मू कश्मीर की खुर्रम जब बात होती है तो बहुत से मसले मसाइल हैं, लंबे इंतजार के बाद एक सरकार मिली है और वो सरकार मजबूती से कैसे चले, लोगों के मसाइल कैसे हल हो, इन तमाम चीजों पर आज एक तरह से बात हुई है। मैं सरोज कफील आपके पास आना चाहूंगा। सरोज, जब जब उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर को, खासतौर से जो सियासी पार्टियां, उनकी नजर उमर अब्दुल्ला के दौरे पर रहती है। इस बार भी हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे को लेकर काफी बयानबाजियां हुई, अलग अलग जो अपोजिशन पार्टियां उन्होंने किस तरह मतलब बयानबाजी की। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात उमर अब्दुल्ला की अब वजीर दाखिला अमित शाह से हो गई है, इस मुलाकात पे अब किस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ माहौल है इस मुलाकात के बाद? बिल्कुल, देखिए अभी जो भी खुर्रम ने कहा है बिल्कुल उससे सहमति करता हूँ मैं। और ये जो सारा अभी प्रोसेस चल रहा है, कहीं न कहीं जो दिल्ली जो सेंटर को मनाने की कोशिश हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके इस वक़्त यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि जितनी भी इस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़ के ऑपोजिशन जिसे हम कहेंगे, पीडीपी कह लीजिए, अपनी पार्टी, या सजाद गरीलोन की जेकेपीसी, उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। उनको सबसे पहला मुद्दा ये मिल गया है कि उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने अपने मंशूर, अपने मैनिफेस्टो में 370 का जो पॉइंट डाला था वो दूसरे नंबर पे था, और आज वो गोल पोस्ट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब स्टेटहुड पे भी बात नहीं हो रही है, ऐसा सजाद लोन का कहना है। और मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो डिजर्व करते हैं उमर अब्दुल्ला जैसा सीएम, क्योंकि उनको आदत है बेट्रेल्स की। और जिस हिसाब से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस हर बार जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देता है, इस बार भी वो धोखा दे रहे हैं। भले ही उन्होंने अपने मंशूर में 370 लिखा था। वही पीडीपी की अगर हम बात कर ले, कल भी जो पीडीपी की सदर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने बड़े कटाक्ष तरीके में कहा कि आखिर में कि उन्होंने जो यहाँ पे इस वक्त कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको लेके तनकीद की, कहा कि किस तरीके से यहाँ एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन आखिर में उन्होंने उमर अब्दुल्ला के लिए एक पैगाम रखा कि हम जानते हैं कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला की हद इफ्तार में 370 जो है उसको वापस करना या उसको रिवोक करना, उसमें उतनी हिम्मत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अब जो यहाँ पे बड़े 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक रिंग रोड है, जिसमें से एक रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, और एक 30 टाउनशिप जो यहाँ पे बिल्ट हो रही है, उसको लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो फिर उन्होंने तनकीद की, कहा कि उमर अब्दुल्ला के अगर हद इफ्तार में इस वक्त इतना भी है कि वो कम से कम यहाँ की इकोलॉजी को डिसबैलेंस या इम्पैक्ट ना करने दे, तो कम से कम सबसे पहले ये मुद्दा दिल्ली में उठाए, उसके बाद बाकी मुद्दे उठेंगे। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से उमर अब्दुल्ला को घेरा जा रहा है। वही आप देखेंगे कि जो इस वक्त कांग्रेस है, आपने देखा कि हाल ही में जो तनवीर सादिक है, उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की, जिसकी अभी खुर्रम भी बात कर रहे थे कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने ईवीएम पे किस तरीके से बात की थी, या बैलेट्स पे कैसे बात की थी, बाकी मुद्दों पे कैसे बात की थी। तो उस पर क्या हुआ, कांग्रेस जो एक एमपी है कांग्रेस की, जो साउथ से आते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था उमर अब्दुल्ला को ट्वीट पे, जिससे आज चीफ स्पोक्स पर्सन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तनवीर सादिक, उन्होंने तंज के तरीके में वो कांग्रेस के एमपी को उमर अब्दुल्ला के बदले जवाब दिया था। तो बहुत बड़ी खबर बनी जब हमारी फिर आज तनवीर सादिक से बात हुई, तो उसने क्लियरली कहा है कि देखिए उमर अब्दुल्ला जो है, अगर वो इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ के, हालांकि इस वक्त यहाँ पे स्टेटहुड नहीं मिला है, यूटीए, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो है, और उनके पूरे इख्तियार है कि वो वहां जाए, वो जिससे भी मिलना चाहे। और अगर आज उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर से मिले हैं और स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात हुई, हालांकि वक्त बहुत कम दिया गया है इस मीटिंग को, मैं 20 मिनट दिए गए थे, तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वही जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है कि वो ही 20 मिनट में आप क्यों नहीं स्टेटहुड की बात कर लेते हैं। तो वो उनका जो प्रेशर बना हुआ है इस वक्त एनसी की तरफ की, स्टेटहुड पे पहले जो बात हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त वो सारा यहाँ ग्राउंड पे दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए अभी यही है उरेरा की, इस वक्त अगर इंतजार है यहाँ के लोगों को जिन्होंने वोट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, कि कम से कम पहले स्टेटहुड यहाँ पे वापस आ जाए। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो डुअल कंट्रोल सिस्टम की, यहाँ पे जो डुअल कंट्रोल सिस्टम, जैसा अभी आपसे खुर्रम भी कह रहे थे कि वही दिल्ली वाली हालत। खुर्रम बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी खुर्रम जी। देखिए उमर अब्दुल्ला इस सूरत हाल से काफी परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने बात की, दोहरी हुक्मरानी का जो मॉडल जम्मू कश्मीर में चल रहा है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरी तरफ वजीर आला है,
और उनके बीच में जो वैक्यूम खड़ा हो रहा है, यानी कि दोनों में एतमाद नहीं है। उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। जब हमने उनसे पूछा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो हालात हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो मसाइल हैं, ये सारे इश्यूज हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के तहत आते हैं। थोड़ी देर बाद 5 बजे वो यहाँ आएंगे, आप उनसे मालूम कर लीजिएगा। यानी कि इस तरीके से उनको इस मीटिंग से बाहर रखा गया। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में जब मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी को लेकर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए हुई थी, उसमें भी उनको बाहर रखा गया था। तो वो ये बोलकर गए कि हमें एतमाद में लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहिए। तो ये एक वैक्यूम जो है वो जम्मू कश्मीर में वो बन गया है। तो उमर अब्दुल्ला इस सूरत हाल से परेशान है। दूसरी तरफ उन्होंने इंतखाबात के दौरान बहुत ही तवील लंबे चौड़े वादे किए हैं। अब उनके लिए फंड्स का एक इशू है। जाहिर सी बात है, जब तक यूनियन टेरिटरी है, एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ही तमाम जो बजट तैयार होगा और अप्रूव भी यहीं से होगा। तो तमाम चीजें तो सेंटर से हो रही हैं। रेलवे लाइन वहां पर जा रही है, वो सेंटर से जा रही है। टनल्स बन रहे हैं, वो सेंटर से बन रहे हैं। आखिर अब्दुल्ला ने जो वादे किए हैं उनको लेकर वो कैसे काम करेंगे? हालांकि अगर देखें आप, उमर अब्दुल्ला ने खुर्रम, और इन वादों में जिस तरह से सरोज भी बता रहे थे, इन वादों में स्टेटहुड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरा चुनाव स्टेटहुड के उस पर लड़ा गया। सारी पार्टियां एक तरह से वादा कर रही थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी भी उसे नकार रही, लेकिन बीजेपी भी कह रही थी कि हम स्टेटहुड लाने के उसमें। तो उमर अब्दुल्ला से सवाल वही है कि अब जब आप एक्शन में आ गए तो स्टेटहुड के लिए क्या कर रहे हैं आप बल्कि अब जो सियासी पार्टियां, जिस तरह से खुर्रम आपने भी कहा या सरोज कफील ने कहा कि जो सियासी पार्टियां वो कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला के बार बार दिल्ली जाने का कोई फायदा नहीं निकल रहा है। उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड को लेकर वहां से कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ एश्योरेंस की बात करते रहे हैं कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है, जल्द हो जाएगा। और ये तमाम जबान जो है वो हम भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं, जो लीडर्स हैं, कि हम जल्द ही देंगे और हमने वादा किया है, पार्लियामेंट से में वादा किया गया है, तमाम बातें सुनने में आती रहती हैं। लेकिन आप उमर अब्दुल्ला को देखिए कि किस तरीके से वो परेशान है। एक तरफ उन्होंने बैलेट पेपर को लेकर महाज खोला, तो दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले ही वो राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की कि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को धक्का नहीं दे सकते। तो वो दोनों के बीच जो है वो झूल रहे हैं। ना सिर्फ कहना चाहिए कि ये जो सत्ता का लड्डू है, ये ना फिर निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। तो ये जो पूरी सूरत हाल है वो काफी दिलचस्प हो गई है। वादे पूरे करने हैं, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में वो जब भी आते हैं, इस बार उन्होंने बात की, गुज़िश्ता मर्तबा जब वो वजीर आजम से भी मिले थे, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी। सिर्फ बात में ये कहा कि मुलाकात बेहतर रही, अच्छी रही। लेकिन हासिल क्या हुआ? वो जीरो है, फिलहाल अभी तक जीरो है। अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है और वही कुछ हासिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सरोज, सवाल यही उठता है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते तो जरूर है, लेकिन वहां से ला क्या रहे हैं, हासिल क्या है इन दौरों का? यही सवाल इससे पहले जैसे आपने कहा कि पीडीपी हो या सज्जाद गनी लोन हो या और जो दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी, इन्होंने सवाल भी उठाया है उमर अब्दुल्ला के इन दौरों पर। बिल्कुल सही। देखिए, लेकिन अगर हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके, देखिए अभी स्पोक्स पर्सन से जब हमारी सुबह बात हुई, तनवीर सादिक से, जबीबल से, अभी एमएलए भी है, एडवाइजर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के, काफी क्लोज रहे, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। तो आप देखिए, तनवीर सादिक ने जब आज हम लोगों से बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं एटलीस्ट, जो बेसिकली आज जो कुलगाम में कामयाबी मिली यहाँ पे फोर्सेस को, उस पर बात हुई थी। तो उन्होंने कहा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी का कंट्रोल हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम बेहतर तरीके से यहाँ के टेरेंस को समझते हैं। तो वो बड़े ही सटल वे में मांग कर रहे हैं। वैसे ही शायद उमर अब्दुल्ला जो है, देखिए, और इनका साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर कुछ कहा जा रहा है तो उनका सबसे बड़ा डिफेंस यहाँ पे ये होता है कि अभी हमें 7 हफ्ते हुए हैं गवर्नमेंट फॉर्म किए हुए। तो 7 हफ्तों में जितना हमारे पावर में है, हद इख्तियार में है, वो हमने किया। जिसमें से वो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट गिना रहे हैं सब, तो यहाँ का सेशन चेंज हुआ है। जो 2 साल पहले तक यहाँ पर नवंबर टू दिसंबर हुआ करता था, और फिर 2 साल तक मार्च टू मार्च रखा गया, जैसा पूरा देश में होता है। अब वो सकीना इशू ने इमीडिएटली यहाँ पे सबसे बड़ी चेंज लाई, तो उनसे जो पेरेंट्स है उनको रिलीफ मिला था। तो एक बड़ा तबका जो रहता है आपका वोट बैंक का, या जिसके लिए आप एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, वो है आपके पेरेंट्स। तो उनको आपने आते ही एक बहुत बड़ी भेंट दे दी है। तो आपने एक मेजॉरिटी को फिलहाल चुप करा दिया है कि भाई देख लो, हमारे आते ही 1 महीने में हमने तुम्हें इस तरीके की सौगात दी है, या कुछ और ऐसी जो सौगातें इन्होंने छोटी मोटी इस वक्त दी है जो लोगों की जरूरतें थी यहाँ पे। लेकिन
उसका वो कहीं ना कहीं अभी इम्पैक्ट जो है वो एनसी पे दिख रहा है, हर लिहाज से प्रेशराइज हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, इनका रिटॉर्ट ये है, इनका बचाव अब ये है कि महज हमें 7 हफ्ते हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस हिसाब से पीएम मोदी प्रॉमिस करते हैं अपने तीनों टेन्योर में, उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद हम आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, वैसे ही आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से 100 दिन बाद रिपोर्ट कार्ड देंगे और आप देखेंगे हमने क्या किया है और क्या नहीं किया, और तब आप हमारा गिरेबान पकड़े और पूछे, तब हमें अकाउंटेबल ठहराए। लेकिन इस सबके बीच में आप देखें, हुरैरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, खुरम भी जी। शायद यहाँ अग्री करें कि वो है कांग्रेस। कांग्रेस की 6 सीटें, कांग्रेस ने 6 सीटें तो ले ली यहाँ पे, लेकिन बहुत कंफाइन होके रह गए हैं वो लोग, बहुत लिमिटेड होके रह गए हैं वो लोग, बहुत ओपिनियनेटेड हो गए हैं वो लोग। देखिए आज तनवीर सादिक ने फिर से एक बहुत बड़ा बयान दिया कांग्रेस के खिलाफ, जो उनके अलायंस में इस वक्त, कहा कि कल कांग्रेस ने ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटेस्ट रखा था जो अडानी इशू को लेके, वही वो लोग स्टेटहुड को लेके एक नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं। हालांकि हमने उनसे फिर कहा कि उसमें से तो भाई 41 सीट्स आप ही लोगों की है, ज्यादा से तो आप ही की है, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं एक जेएन के लेवल पे और स्टेटहुड को लेके प्रोटेस्ट करते हैं वो सिर्फ। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस भी अब दिख रही है, और ये कॉन्फिडेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस को आ गया कि हम पहले प्री पोल अलायंस इसलिए कर रहे थे कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें लग रहा था 26 से 29 सीट्स आएंगी, लेकिन उन्होंने अकेले ही जब 40+ सीट ले ली, तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया, उनकी से बहुत लिमिटेड हो गई, और वहां से फिर डायनेमिक्स चेंज होने लगे। तो वो भी एक फैक्टर है। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अभी खुलेंगे। अभी देखिए बजट सेशन भी आने वाला है, उमर अब्दुल्ला की जो भी रिजर्वेशन है, खूब कहा खुरम ने अभी, क्योंकि एक ड्यूटी है अभी यहाँ पे, बहुत लिमिटेड पावर्स है, हैंड इन ग्लव लेके चलना पड़ेगा इस वक्त सेंटर को, और तब बिल्कुल। जाके यहाँ पे कहीं आगे काम हो पाएंगे। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो होपफुली आने वाले कुछ वक्त में आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुल के आएंगे। बिल्कुल, लेकिन सरोज, जिस तरह से आपने कहा कि 7 हफ्ते गवर्नमेंट फॉर्म हुए, एक तरह से हो गए, गवर्नमेंट बने हुए 7 हफ्ते हो गए, देखते देखते 100 दिन भी गवर्नमेंट के हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा, वैसे वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और खासतौर से उमर अब्दुल्ला सरकार पर दबाव भी बढ़ता जाएगा अगर स्टेटहुड जल्दी नहीं मिलता है। बेशक बेशक बिल्कुल दबाव पड़ेगा। देखिए क्योंकि लोगों ने जो है यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, हुरैरा आप जानते हैं, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, पॉलिटिकली काफी अवेयर है वो लोग। और कहीं ना कहीं वो लोग इस वक्त, बहुत सारे वोटर्स जो है जिन्होंने एनसी के लिए वोट किया था, हम लोग ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, वो लोग खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था पहले 370 वापस आएगा, उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि स्टेटहुड का जो मसला है इसको शायद कहीं ना कहीं जल्द से जल्द लाया जाएगा, और बातें ये भी होने लगी रिजल्ट के बाद कि बस नवंबर में स्टेटहुड आ रहा है, होते होते दिसंबर चला गया। अब जो नई बात चल रही है यहाँ पे वो ये है कि 26 जनवरी से पहले यहाँ स्टेटहुड आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से डेडलाइन जो है क्रॉस होती चली गई, तो कहीं ना कहीं जो आपका वोटर है वो फेथ लूज कर जाएगा, और फिर कई सारे डायनेमिक्स यहाँ पे बदल सकते हैं, कई सारी चीजें बदल सकती है। जिस तरीके से आपने देखा है, कभी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मैं बोल्ड अल्फाज यूज कर रहा हूँ, और जो आपके ऑपोजिशन होती है वो किस तरीके से आप सट्टा खड़ा कर लेती है आपकी इन्हीं कमजोरियों की वजह से। तो कहीं ना कहीं एनसी को थोड़ा सा अपना बेस जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने ओपिनियंस राइट तरीके में फॉर्म करने पड़ेंगे और रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे इस वक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह। हाँ, बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि चुनावी वादा तो है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं। पूरी सियासत इसी स्टेटहुड के मुद्दे पर हुई है। खुर्रम, क्या लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला की जिस तरह की बयानबाजी रही है, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या इससे पहले बयानबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी रही हो, क्या लग रहा है कि अब एक कंफ्यूजन है कि सेंटर की तरफ अगर झुकाव होगा तो स्टेटहुड या दूसरे जो इश्यूज हैं वो एक तरह से हल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ भी रहना चाह रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ भी करनी पड़ रही है, लेकिन सेंटर को भी उमर अब्दुल्ला को देखना पड़ रहा है कि उनको भी नाराज नहीं करना है। देखिए साहब के जो मिजाज हैं वो बिल्कुल बदले बदले से हैं। आप देखिए एक तरफ उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जी। किस तरह की बात करते हैं, वो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, वो 370 की बात करते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी में बिजनेस रूल्स की बात करते हैं, दोहरी हुक्मरानी की बात करते हैं। तो साहब के मिजाज तो बदले बदले हैं। बदले हालात में, बदले मिजाज में उमर अब्दुल्ला एक मर्द मुजाहिद के तौर पर कोशा है कि किसी तरीके से जो उन्होंने वादे किए, जो तमाम बातें उन्होंने की हैं, जो जी। इतने सारे सिलेंडर फ्री, बिजली फ्री,
दुनिया जहान के जो वादे किए हैं, जिन वादों पर जीत कर आए हैं, वो वादे जाहिर सी बात है कि हर जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो हर चीफ मिनिस्टर अपनी 100 दिन की वसूलियाबियां बताता है कि आखिर उसने अवाम के लिए काम क्या किया। अब रिजर्वेशन का इशू है, एक कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी बनाने के साथ साथ उमर अब्दुल्ला इस मामले पर कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, मामला कोर्ट में गया है, लेकिन क्या वो कोई पॉलिसी बना सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर कोई पॉलिसी बना सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। अब ये तमाम इश्यूज उनके सामने खड़े हैं और यही वजह है कि वो दिल्ली भी आ रहे हैं, कम बोल रहे हैं, बदले मिजाज के साथ बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया अलायंस के साथ वो अपनी नजरियाती तौर पर खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनडीए को भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, यानी कि बहुत कुछ भी बदल सकता है अगर एक जो है आपस में अगर ताल्लुकात खुशगवार हो जाएं, चीजें बेहतर हो जाएं, तो नए उमर अब्दुल्ला भी निकलकर सामने आ सकते हैं। और एक दबाव बनाने की कोशिश भी है कांग्रेस के साथ, अगर हैं कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, कुछ सीधे तौर पर एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, एक कभी इधर का बयान देते हैं, कभी उधर का बयान देते हैं। तो साहब कुछ भी हो, बदले बदले जरूर हैं हुरैरा। हाँ बिल्कुल खुर्रम, जाहिर सी बात है कि एक दबाव तो है ही, और इस जब दबाव होगा तो थोड़ा सा बदलना तो पड़ेगा ही, रुख तो बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं सरोज ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी अपोजिशन का दबाव तो उमर अब्दुल्ला पर एक तरह से कितना इसका असर होगा या तो नहीं, लेकिन अगर इसमें ज्यादा देरी होती है तो फिर अवाम का भी जो एक प्रेशर है, अवाम की भी जो एक नाराजगी है, वो भी एक तरह से सामने निकल कर आएगी, क्योंकि ये मेन मुद्दा था स्टेटहुड का, जिस पर आपने चुनाव लड़ा है, जिस पर अवाम ने 4-5 या जितने भी उम्मीदवार थे या जितनी भी पार्टियां थी, उनमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो मसाइल को हल कर सकती है। लेकिन उन्हीं मसाइल को अगर आप हल नहीं करते तो फिर वही वोटर और वही अवाम और जम्मू कश्मीर के वही लोग, उनकी नाराजगी भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि जो यहाँ के लोग हैं इस वक्त, जैसा हम अभी आपसे कह भी रहे थे कि कई सारे ऐसे वोटर्स हैं इस वक्त, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो नाराज हैं। और ये वही वोटर्स हैं इस वक्त जो कह रहे हैं कि इससे अच्छा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है, और मैं कोट कर रहा हूँ नहीं, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जो है उनको साथ में आना चाहिए था अलायंस में, तब जाके शायद हमारे जम्मू कश्मीर के काम जो है वो हल होते हैं, ऐसा उन वोटर्स का कहना है। तो कहीं ना कहीं एक ये परसेप्शन भी है, तो इससे बेहतर था कि अगर इस तरीके से उमर अब्दुल्ला को अप्रोच करना था 370 को या स्टेटहुड को, तो डायरेक्टली अलायंस में आ जाते बीजेपी के। और यही लोगों का ये भी कहना है, उनमें से कई सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अब जैसा मैंने आपसे कहा कि नई डेट दी गई है कि 26 जनवरी से पहले यहाँ पे सरोज, स्टेटहुड आ जाएगा। बीजेपी के साथ अलायंस करने का जो खमियाजा है वो उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की शक्ल में और पीडीपी की शक्ल में देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत फूक फूक कर ही एक तरह से कदम उठाएंगे। वही तो देखिए, यही पे तो कैच 22 सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि दोनों तरफ से फंस गए वो। जाहिर सी बात है, देखिए अगर इस वक्त हमने देखा किस तरीके से जो भी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी इससे पहले माजी में बीजेपी के साथ एसोसिएट हुई, इस बार हमने देखा कि वोट उनके अगेंस्ट पड़ा था। बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि किस तरीके से जो वोटर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक उनका जो तबका है वोटर्स का मुख्तलिफ पॉकेट्स में, यहाँ जम्मू कश्मीर में, माफ कीजिएगा, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इस वक्त उमर अब्दुल्ला का अप्रोच जा रहा है दिल्ली की तरफ, जिस तरीके से वो हर बार दिल्ली की तरफ कूच कर लेते हैं, इससे बेहतर ये था कि जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते ओपनली, कम से कम यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट्स होती, और ये अड़चने जो अभी आ रही है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने खुद को उलझाया है, ये नहीं आती यहाँ पे। तो ऐसा भी एक थॉट प्रोसेस है, ऐसा भी एक सोच वाला तबका है यहाँ पर इस वक्त, जो ऐसी भी एक आइडियोलॉजी रखता है। अब देखिए, आप कहीं ना कहीं, अब ये भी नहीं है कि अब टॉपल करने के लिए अगर हम देखें तो देखिए इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे आया है। अब बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं वो लोग भी यहाँ पे, अब जिम्मेदारी बनती है उनकी। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था, आगे आगे देखिए किस तरीके से अब आगे बजट सेशन भी आने वाला है, किस तरीके से जो हमारे 3 एमपीज है यहाँ से, जिसमें से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज है। तो अच्छा देखिए, कांग्रेस का ये कहना है, एक तरफ से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड का इशू था कि रादर देन अडानी के इशू, तो बेहतर ये है कि वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमपीज है इस वक्त पार्लियामेंट में, कांग्रेस कहता है कि वो लोग इशू क्यों नहीं उठा रहे स्टेटहुड का, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन है बाजाबिता वहां पे।
तो ये जो इनकी भी एक कैकोफोनी है कहीं ना कहीं, ये भी किस तरीके से खुलेगी। हालांकि अब खुद भी कांग्रेस फंस गया, उन्होंने पहले पब्लिक डोमेन में कहा कि जब तक यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम कोई पोर्टफोलियो नहीं लेंगे। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जी के कुछ सीनियर लीडर जो है सुनने में आ रहा है वो पछता रहे हैं ये डिसीजन, क्योंकि अभी अगर उनके पास एटलीस्ट जो ये इस वक्त 5 पोर्टफोलियो दिए हैं उमर अब्दुल्ला ने, एक और पोर्टफोलियो अगर कांग्रेस के पास होता तो शायद गेम थोड़ी अलग होती। लेकिन वहां पे भी देख लीजिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थोड़ा मुख्तलिफ रही। उन्होंने कहा कि अगर हम इनके साथ इस वक्त सत्ता में आएंगे, यहाँ पर 370 का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, नेशनल लेवल पे हम जवाब नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो उन्होंने भी बड़ा सेफ खेला और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है इनका एक अलायंस हुआ था जो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। एक पैसा दे दो गाड़ी इसी पे जी हो रहा है।